जी ओके, तो हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस को डिस्कस कर रहे थे ऑडी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये बुक है, ये आई थिंक मैंने आपको सेंड कर दी। ये चेक कीजिएगा, अगर ये सेंड नहीं की तो ये भी मैं सेंड कर दूंगा। तो इसमें से अभी हम ये डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस अगेन विद अ डिफरेंट टेक्निक। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एग्जिस्टेंस चेक की थी, प्रूफ की थी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस by using Lipschitz continuum function, by assuming that the right hand side is Lipschitz continuous. If f is Lipschitz continuous function, then there exists a unique solution. तो हमने successive approximation वाला मेथड यूज करके, आइट्रेशन यूज करके, तो हमने प्रूव किया था कि there exists a unique solution when the right hand side is Lipschitz continuous. So here one dimension differential equation this is about the existence and uniqueness. We will study nonlinear system of differential equations and will consider some theorems and existence and uniqueness of the solution in the general framework. तो हमने जो मेथड यूज किया था उसमें हमने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूज की थी। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड है एक फिक्स पॉइंट थ्योरम वाला, यानी कि फिक्स पॉइंट मेथड है, यानी कि उसमें फिक्स पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं। जो अजम्पशन है राइट हैंड साइड पे एफ सेटिस्फाई लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन, और जो हम मेथड यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम। वी विल यूज फिक्स पॉइंट थ्योरम। Let me see the working room and admit the students. Okay. Let us consider the initial value problem. X prime is equal to ft of xy, xt0 is equal to f0. This is the initial value problem. The initial value problem can be solved analytically for few particular cases. For example, when f is linear. Excuse me, sir. जी सर ये पेज नंबर कौन सा है इसका? वो नजर स्क्रीन से नजर नहीं आ रहा। जी मैं अभी आपको बता देता हूँ, पेज नंबर इसका है 280, 279 and 278. This is page number 278. जी सर, जी सर, वो This is 278 पेज नंबर। तो अगर तो लीनियर फंक्शन हो तो हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म। If this is the differential equation, x prime is equal to ax and xt at 0 is equal to x0, and its solution is initial value problem. Solution of this initial value problem is x of t is equal to x0 exponential power a times t minus t0। ये यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा linear का। ये this is the linear function when the right hand side is the linear function। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी x प्राइम इज इक्वल टू a जो है वो मैट्रिक्स भी तो हो सकता है ना। अगर हम ये तो वन डिमेंशनल है, अगर टू डिमेंशन में जाते हैं तो 2x2 का मैट्रिक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात सिस्टम ऐसे लिखे होते हैं ना, x प्राइम इज इक्वल टू ax x प्लस y प्राइम इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, यानी कोई सिस्टम आ जाता है टू डिमेंशन में, तो तब ये यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बनता है, यानी कि x प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल A
टाइम्स x, यानी कि वो जब 2 डिमेंशन में बात करते हैं, जब 3 डिमेंशन में तो 3/3 मैट्रिक्स आ जाता है लीनियर केस में। यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज x प्राइम is equal to sorry I think 8 times x, तो ये मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ पे वैसे ये लीनियर 1 डिमेंशन है तो 1/1 मैट्रिक्स है, अगर 2 डिमेंशन है तो 2/2 मैट्रिक्स है, 3 डिमेंशन में अगर हम बात कर रहे हैं या डिस्कस करते हैं तो ये 3/3 मैट्रिक्स होगा। तो ये है कि अगर हम e की पावर a टाइम्स t माइनस t 0, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये भी हम फर्दर आगे करेंगे कि लेट्स से अगर मैट्रिक्स 2/2 होता तो हमने t0, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 0 एंड व्हाट इज द आंसर, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि x टाइम्स x0 a एंड t। तो अब यहाँ पे तो वैसे ही ये 1/1 मैट्रिक्स है, तो ये तो सिंपल यानी कि ए वही आ जाएगा ना जो कांस्टेंट यहाँ पे लिखा होगा। अगर 2/2 मैट्रिक्स आता है तो फिर ये चीज कैलकुलेट करना डिफरेंट वे से जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि e की पावर a, दिस इज द मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स इज गिवन and we are asked to find e power a times t। हमने ये एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर ये हम एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर लें तो हम इजीली उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे इंशाल्लाह। ये भी यानी कि अगर 2 डिमेंशन में बात करते हैं, 3 डिमेंशन में बात करते हैं सर इसका एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलें आप। सर ये सॉल्यूशन लिखने का कोई डायरेक्ट मेथड भी है इक्वेशंस का? ये देखते हैं ना, ये सॉल्यूशन लिखने के डिफरेंट वेज हैं। ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन को लिखा गया है, बाजू का सॉल्यूशन को इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं, बाजू का एक्सप्लिसिट फॉर्म में। सर आवाज काट रही है सर। एक मिनट सर आवाज नहीं आ रही सही ना, समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी लिखते हैं और इम्प्लिसिट फॉर्म में भी लिखते हैं। दोनों फॉर्म में हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और डायरेक्टली सर मैंने पूछा कि ये सॉल्यूशंस को डायरेक्टली लिखने का मकसद ये है, डायरेक्टली आप ये पूछ रहे हैं कि इसको लिखने का वे क्या है, तो इसमें हमने सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशंस को बाज़ औक़ात वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में सॉल्यूशन लिखा नहीं जा सकता, तब हम इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं, और बाज़ औक़ात सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना पॉसिबल होता है, देन वी कैन राइट इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म। जैसे कि ये सॉल्यूशन जो लिखा गया है इट इज इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। जी जी। तो ये सर तो हल करके ही लिखा जाता है, कोई मतलब शॉर्ट में कोई नहीं है इसका? नहीं डायरेक्टली लिखा जा सकता है। वो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर, और वो भी बाद में हम डायरेक्टली लिखेंगे तो, लेकिन कैलकुलेट करके लिखेंगे ना, डायरेक्टली हम उसका आंसर तो नहीं लिख सकते, आफ्टर कैलकुलेशन ही करेंगे ना। जी जी सर, मैं जरा यही क्लियर करना चाह रहा था कि हो सकता है कोई ऐसा मेथड भी हो जिससे डायरेक्ट भी सॉल्यूशन का पता चल जाता हो। ऐसा मेथड डायरेक्टली लिखने का कोई भी नहीं, फिर भी हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब हम कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जो हम यूज करके तो डायरेक्ट, जैसे कि अब देखें ये लिखा गया x प्राइम इक्वल टू अल्फा टाइम्स या a टाइम्स x है, तो ये सॉल्यूशन x ऑफ t इज इक्वल टू x0 e पावर a टाइम्स t माइनस t0। तो ये डायरेक्टली सॉल्यूशन तो लिख दिया गया, लेकिन आफ्टर कैलकुलेशन ही ये सॉल्यूशन है, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही सॉल्यूशन आएगा। इसको अगर हम बाय सेपरेशन ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो ये सेपरेबल है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेपरेबल, यानी कि हम x के वेरिएबल एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो x प्राइम है ना, ये dx ओवर dt है, तो dt को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये x को इस साइड पर डिवाइड कर देंगे,
फिर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये log x इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। तो log x जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो वो आएगा x ऑफ t इज इक्वल टू e पावर अल्फा t प्लस कांस्टेंट। तो जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो सोल्यूशन लिखा गया ये डायरेक्टली नहीं लिखा गया, ये भी इसको सॉल्व करने से लिखा गया। जी सर, बेहतर, शुक्रिया सर। The solution of the initial value problem again this is linear और ये linear है। अब देखें ये उसी के, अब यहाँ पे जनरल थी वैल्यू और यहाँ पे हमने एक की वैल्यू 5 ले ली है, तो 5 लेके तो डायरेक्टली उसकी हमने t0 की जगह पे क्या 0 आ गया और x0 की जगह पे 3, so we can write x of t is equal to 3 times e की पावर a 0 है, sorry a is 5 and t0 is 0, so x of t is equal to 3 e power 5 of t is the solution of this initial value problem। यानी कि ये एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया गया। और अगर लीनियर, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अगर ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं लीनियर हो तो। अगर नॉन ये लीनियर हो लेकिन सेपरेबल ना हो, सॉरी this is also linear but not separable. This is also linear but not separable differential equation. So this is first order linear differential equation and this is the solution. X of t is equal to, अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, फॉर एग्जांपल अगर तो आपको ये फॉर्मूला पता है, ये आपको ये सॉल्यूशन इस लीनियर का सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी x of t is equal to this, तो ये आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ये वैल्यूज इधर पुट करके। ये जो जनरल फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया गया है ये इसी को सॉल्व करके किया गया है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही ये जनरल फार्मूला लिखा गया है। लेकिन ये तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं कि ठीक है ये वैल्यूज डायरेक्टली हम पुट करके तो इधर, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया हो सॉल्व दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने पूरा मेथड अप्लाई करके तो फिर आपने सॉल्यूशन इस फॉर्म में कैलकुलेट करना। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट दिस इज, यानी कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आप इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है ये है और प्रूव करें, प्रूव भी आ सकता है। दिस इज द जनरल फॉर्म। एक्सक्यूज मी सर, जी सर 2 स्टूडेंट ने मीटिंग ज्वाइन करनी है, उन्हें परमिशन दे दें। ओके जी, मैंने परमिट कर दिया उनको। अच्छा, तो ये है जनरल फार्मूला इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, वेयर सी इज द कांस्टेंट। ये सी जो है ना वो कांस्टेंट है, तो इसमें ये कोएफिशिएंट्स हैं वो पी ऑफ टी और क्यू ऑफ टी, ये कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सॉल्यूशन उस फॉर्म में लिख लिया डायरेक्टली। अब हमें जनरल फार्मूला पता है तो हम उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, बजाय कि हम एक क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करें। लेकिन ये मेथड वो यूज किया गया है कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हम उसको e की पावर माइनस ये अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखें तो इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस पी ऑफ टी एक्स आ जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो e की पावर माइनस इंटीग्रेशन माइनस पी ऑफ टी डी टी, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। जब हम उसको सारी इक्वेशन से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने जिन की बुक आपको फॉरवर्ड की थी उसके अंदर ये मेथड डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये उसका सॉल्यूशन आ गया। अब असल में ये जो रिजल्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस एंड यूनिकनेस के, इनका मकसद क्या है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम एक्सप्लिसिटली यानी कि इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना मुमकिन नहीं, यानी कि बहुत टफ है।
तो हम उनकी एग्जिस्टेंस सबसे पहले चेक करते हैं क्या उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, या कोई भी प्रॉब्लम है अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, या ये हमने प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट कर लिया, कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए लग जाए। मे बी उसका आई डोंट नो कि उसका सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम उस पे वक्त अपना जाया करते रहें और यानी कि देखते रहें कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस जो रिजल्ट्स हैं ये अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे क्या ये जो उसके जो हम जो असम्पशन यूज करते हैं कि इफ द राइट हैंड साइड सेटिस्फाई द लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन, यानी कि वो अगर वो लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक, यानी वो अंडर सम कंडीशंस, कि वो जो हमें डोमेन है तो डोमेन को भी डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या अंडर सम असम्पशंस वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट्स पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर ये चेक कर लेते हैं कि एफ अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यूनिकनेस का नहीं हमें पता चलता। उसके बाद यह है कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल अगर कंटीन्यूअस है तो फिर भी हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है और यूनिक भी होता है। लेकिन यानी कि इन रिजल्ट्स का हमें जो फायदा होता है मेन वो ये है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है। अगर एग्जिस्ट करता हो तो देन वी कैन कैलकुलेट, अदरवाइज वी विल नॉट। तो बजाय कि हम अपना वक्त डायरेक्टली हम उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में लग जाएं तो इतना अपना वक्त ज़ाया करें, उससे बेहतर है कि हम ये रिजल्ट्स अप्लाई करके चेक कर लें कि क्या सॉल्यूशन उनका एग्जिस्ट भी करता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है। सो दिस हियर द फर्स्ट डेफिनेशन, यानी कि ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर एफ लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन भी है, यानी कि ये बात क्लियर है। तो हमें इसमें ये मैंने उसकी डिस्कस किया था कि अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है वी डिफाइन इन आर्बिट्ररी इंटरवल, अगर हम ये जो पैराबोलिक फंक्शन था अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर लेते हैं तो ये लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है ओवर आर। अगर हम आर की बात करते हैं तो ये लिप्सिस कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं रहता, लेकिन अगर हम किसी बाउंडेड इंटरवल के ऊपर बात करते हैं तो फिर ये हमें बाउंड्स मिल जाते हैं, हमें बाउंड्स मिल जाते हैं। सो वी कैन से दिस इज द लोकली लिप्सिस। लोकली लिप्सिस मीन कि आर के ऊपर तो बात नहीं है, यानी कि बाकी है कि आर के ऊपर हम कोई भी नेबरहुड अगर ले लें, फाइनाइट इंटरवल ले लें तो उसके ऊपर ये लिप्सिस कंटीन्यूअस है। सो दिस इज लोकली लिप्सिस फंक्शन। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के जो है वो लोकली लिप्सिस है, ना कि ग्लोबली। ग्लोबली नहीं है, आई मीन कि ये पूरे आर के ऊपर लिप्सिस फंक्शन नहीं रहता। तो अगेन हियर ये रिजल्ट्स हमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए थे कि इसका अगर डेरिवेटिव बाउंडेड होगा तो फिर हम कह सकते हैं क्या लिप्सिस फंक्शन। और एक और बात यह है कि अगर ये कांस्टेंट जो है एल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिप्सिस फंक्शन हियर, let me go back here. If the condition is that if there is L greater or equal to 0, तो अगर ये कंडीशन लगा दी जाए कि ये L जो है वो लेस देन 1 हो तो फिर ये जो F है वो कंट्रैक्शन होगी, मैप जो है ये स्पेसिफिक मैप जो होगी वो कंट्रैक्शन होगी। Let me see here. When the constant L in 6.5 satisfy L is less than 1, then we say that the function F is contraction, यानी कि मैप कंट्रैक्टिव होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि एक हमारे पास 5x5 मतलब एक पिक्चर है, हमने उसको कंट्रैक्ट करना है तो वो उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई की जाए कि उसका साइज है वो रिड्यूस हो जाए। सेम वे में शेप तो वही है लेकिन साइज उसका रिड्यूस करना है, जिस मीन के इन उस सेंस में हम कंट्रैक्शन कहते हैं। So when the constant L is less than 1, we say that F is contraction.
here we have some definition about the fixed point. A function f from I containing R to R is said to be fixed point if there exists x belongs to I such that f of x is equal to x. This is the definition of the fixed point. Just wait. मैं ये कॉल रिसीव कर दूं मेरा फ्रेंड. सॉरी. G. Okay. So this is the definition of the fixed point. A function f from I to R is said to be fixed point if there exists x belongs to I such that f of x is equal to x. यानी कि फिक्स पॉइंट मीन के अगर हम फंक्शन को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें सेम वही आंसर अगर मिल जाए, then we say that that is a fixed point of the function. So let's have a look at the example. Let f of x is equal to x cube. By solving the equation f of x is equal to x, अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है तो हमने उसके फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करने हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं by putting this, by solving this equation. F of x is equal to x and x cube. F of x is equal to x. So यहाँ से जो हमें डायरेक्टली इसके मिलेंगे फिक्स पॉइंट्स वो मिलेंगे x cube is equal to x and that is equal to -1, 0 and 1. But the only fixed point in 0 and 2 is 1. जो हमें एक इंटरवल गिवन होगा, अगर हम ये एक इंटरवल गिवन है यानी कि ये इंटरवल को ले रहे हैं 0 से 2, हम डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन किसी से ले लेते हैं f from R to R, then we say that the fixed points are -1, 0, 1, यानी कि 3 फिक्स पॉइंट. लेकिन अगर इंटरवल जो है वो हम स्पेसिफिक इंटरवल ले लेते हैं तो फिर इसके ऊपर ये जस्ट 0 जो है वो फिक्स पॉइंट आ रहा है. अगर हम सर इसमें नेगेटिव नहीं फिर शामिल है. सॉरी 1 फिक्स पॉइंट होगा, 0 नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं जी. -1 की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर ये देखना ये इंटरवल लिखा हुआ है 0 to 2 लिखा हुआ है. जी बिल्कुल. पीछे वो कह रहा 3 है, यहाँ पे कह रहा हम जो इंटरवल चूज कर रहे हैं यानी कि जहाँ पे जो बुक पे इंटरवल चूज किया गया वो 0 से 2 इंटरवल चूज किया गया ना, यानी कि 0 से 2 इंटरवल है. आई जो है वो 0 से 2 है. ये जो -1 आया है सर ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आया है? जी बिल्कुल. ये देखिए ना, बात सुने, ये अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x क्यूब इज इक्वल टू x तो देखें -1 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इक्वेशन. हाँ जी. -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है. ये तीनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x क्यूब इज इक्वल टू x, तो अगर हमें फंक्शन गिवन हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द फिक्स पॉइंट्स, कि इसके फिक्स पॉइंट्स के हम फंक्शन के कैलकुलेट करें. तो यू कैन सॉल्व इजीली बाय दिस सब्स्टिट्यूशन. क्या आप f of x, ये फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है f of x इक्वल टू x, तो f of x की वैल्यू क्या है? x क्यूब इज इक्वल टू x को आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली फिक्स पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सर ये 0 2 जो है ये f of x इज इक्वल टू x के लिए पॉइंट कह रहा है. जी ये हमें जो इंटरवल है जिसके अंदर हमने फिक्स पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं वो 0 से 2 उसने मेंशन है. ये हमें इंटरवल सर
सर हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है ना, उसी के बारे में ये कह रहा है कि क्यूब के बारे में कह रहा है। जी एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स जो है उसी के बारे में है जी सर ठीक। दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब, ये फंक्शन हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब। तो ये जो हम इंटरवल ले रहे हैं वो 0 से 2 ले रहे हैं। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द फिक्स पॉइंट्स ओवर दिस इंटरवल। तो सर हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट आया है x जो 1 वाला है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ये दो जो है डिफाइन नहीं कर रहे वो नहीं होंगे। हां जी यस। The definition of the fixed point of f can be generalized and operator T that maps a function to another function. In this case, we see that a function f of x is a fixed point. यानी कि अगर हम फिक्स पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, जो हमने आइटरेशन अप्लाई करनी है, मेन चीज हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि हमने मेन रिजल्ट प्रूव करना है। तो मेन रिजल्ट प्रूव करने के लिए जब हम टी ऑपरेटर को अगर हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, हम ये फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑन द इंटरवल 0 to 2। अगर हम ये इंटरवल फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 प्लस 0 to x एफ ऑफ t dt, ये फंक्शन हमने इस तरह डिफाइन कर लिया। अब इसके फिक्स पॉइंट निकालना, तो इसका फिक्स पॉइंट चेक कर लेते हैं कि ये गिवन क्या है, कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e पावर x इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ t। अगर हम e की पावर x को इधर पुट करते हैं तो e की पावर x 1 प्लस 0 to x e की पावर t, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस e की पावर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू e की पावर x। तो इट मींस कि अगर हम t को ऑपरेट कर रहे हैं f ऑफ x के ऊपर, तो अगेन हमें आंसर क्या मिल रहा है f ऑफ x। इट मींस दैट e की पावर x इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दिस t ऑफ ऑपरेटर t, यानी कि ये जो f ऑफ x है दैट इज इक्वल टू e की पावर x इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ऑपरेटर t। ये जनरल फॉर्मूला लिखा गया है। तो ये है कि हम जब एग्जिस्टेंस रिजल्ट्स प्रूव करते हैं इसके लिए, तो हम एक्चुअली हमने ये मैप हमने टी जाहिर है वहां पर तो सॉल्यूशंस है ना, हमें हमारे पास सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस के ऊपर हमने टी को अप्लाई करना है और सॉल्यूशन के अंदर वो कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं। इसलिए जब हम टी को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइटरेशन आएंगी। हम फर्स्ट इनिशियल जो सॉल्यूशन हमारे पास x0t, उसके ऊपर t को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आइटरेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर t को अगेन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अगेन एक हमारे पास आइटरेशन आ जाएगी। तो हमारे पास इसी तरह सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे, जैसे हमने लास्ट रिजल्ट्स में हमने प्रूव किया था। हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो इसमें भी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन इन अदर सेंस कि हम यूज कर रहे हैं सेट यानी कि कंट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, हम फिक्स पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं। टेक्निक्स डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी आइटरेशन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्निक्स डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे आगे जो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, तो इसकी जो मेन मोटिवेशन है, यानी कि जो मेन जहाँ से हमें ये जो रिजल्ट, ये जो एग्जांपल गिवन है कि इसमें अगर हम एफ ऑफ एक्स हम आइटरेशन अप्लाई करते जाएंगे, हमें एक न्यू सॉल्यूशन मिलता जाएगा। हम एक ऐसे यानी कि कुछ ऐसी आइटरेशन के बाद, फॉर एग्जांपल हमें एन आइटरेशन के बाद हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि जो हमें फिक्स पॉइंट मिलेगा। आई मीन कि जब हम टी को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अगेन सेम आंसर हमें वही मिल जाएगा। देन वी से दैट कि वो जो फिक्स पॉइंट थ्योरम जो वर्क करके, इट मींस दैट देयर एग्जिस्ट अ फिक्स पॉइंट। अगर फिक्स पॉइंट है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसकी डेफिनेशन गिवन है, ये कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन गिवन है। यू कैन look by yourself. This is the definition of the Cauchy sequence. Every Cauchy sequence in Rn is convergent sequence. Or let I be a closed interval in R and F from I to I be a contraction in I, then F has a unique fixed point. This is the result. ये रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे मेन रिजल्ट में, यानी कि जो मेन रिजल्ट है हमारा उसमें हम यूज करेंगे
कि if let I be a closed interval and let f from I to I be a contraction in I, then f has a unique fixed point. Let x0 यानी कि जो initial condition है हमारे पास, x0 belongs to I, be the arbitrary and define the following sequence known as fixed point iteration. कि ये हम f अप्लाई कर रहे हैं, x ये हमें iteration, यहाँ से हमें iteration मिल रही, मीन कि अगर हम f x0 के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या आता है x1. अगर हम f of x1 के ऊपर अप्लाई करते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो हमें आंसर मिल रहा है उसके ऊपर हम f को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट आइटरेशन मिल रही है x2 k from 0 1 2, यानी कि ये मेथड है. तो देन x2 minus x1, अगर हम यहाँ से देखें कि ये x2 की वैल्यू क्या है f of x1 और x1 की वैल्यू क्या है f of x0. फ्रॉम हियर x2 minus x1 is equal to f of x1 minus f of x0 and this is less or equal to L x1 minus x0. Here what is given? Given is that let f from I to I be a contraction. Contraction की definition क्या है? This is the definition of the contraction. F of x1 minus f of x0 less or equal to L x1 minus x0. यानी कि Lipschitz continuous function. सर ये L यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी सर ये L यहाँ पे किसको? L कांस्टेंट को, L कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं अभी ऊपर डेफिनेशन बताई थी कि जो Lipschitz continuous function है, this Lipschitz continuous function is contraction. This map f will be the contraction when L is less than 1, strictly less than 1. अगर ये L जो है वो strictly greater or equal to L is greater or equal to 0 है, then we say that f is Lipschitz. और अगर L strictly less than 1 है, then we say that this map f is contraction. तो ये हमने contraction के definition use की है. L is constant, ये constant हमने ये contraction हमें given है ना, तो हमने वही use की है, तो वो definition हमने use कर रही है. नेक्स्ट नेक्स्ट आइटरेशन का जो डिफरेंस x3 minus x2 is equal to f of x2 minus f of x1. तो अगेन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जो मैपिंग f is contraction, so L times x2 minus x1, और इसका जो रिजल्ट है L times x2 minus x1. x2 minus x1 का रिजल्ट क्या है? ये ऊपर प्रीवियस आइटरेशन से, ये प्रीवियस आइटरेशन का रिजल्ट यहाँ पे यूज किया. सो L square times x1 minus x0, यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी इसकी. तो इसी तरह and by the induction xk plus 1 minus xk less or equal to L power k x1 minus x0. सर ये L स्क्वायर टू दूसरी मतलब ये हमने फर्स्ट बात सुने, ये जो फर्स्ट L स्क्वायर का ये L स्क्वायर जो है ये हमने, हमारे पास आंसर आए L टाइम्स x2 minus x1, और ये x2 minus x1 प्रीवियस आइटरेशन देखें लेफ्ट हैंड साइड, x2 minus x1 किसकी इक्वल है? ये वो लेस और इक्वल है, वो लेस और इक्वल है L टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 minus x0. तो ये लेस और इक्वल टू, जब हम ये ऊपर वाली आइटरेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो ये L स्क्वायर हो जाएगा x1 minus x0. और ये जी इसी तरह हम यहाँ पे इंडक्शन क्लियर नहीं हुआ वो वाला पॉइंट लास्ट वाला स्क्वायर वाला L स्क्वायर. जी ये देखें यहाँ तक क्लियर है. L टाइम्स x2 minus x1. यस सर. x2 minus x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर वाली आइटरेशन से देखें यहाँ क्या है. L into x1 minus x0. तो वो वहां पे पुट कर दी है, वो यहाँ पे हमने यूज कर ली आगे नेक्स्ट इसकी जगह पे x2 minus x1. जब इसकी जगह पे यूज करेंगे तो फर्दर लेस और इक्वल टू आएगा L स्क्वायर x1 minus x0. इज इट क्लियर? यस सर. ये फर्स्ट आइटरेशन जो है ना, ये फर्स्ट आइटरेशन को हमने यूज किया है यहाँ पे. इसी तरह जब हम चलते जाएंगे तो L k plus 1 minus L k
ये देखें, ये सेकंड आइटरेशन पे क्या आया था, एल स्क्वायर और x2 माइनस x1, ये x3 था, एल स्क्वायर है, ठीक है, ये x2 है तो l है, l की पावर 1 है। इट मींस अगर यहाँ पे x k प्लस 1 माइनस x k होगा तो l की पावर k टाइम्स x1 माइनस x0। Similarly we can write here the next step is by the induction here, xk plus 1 minus xk less